सो हाई ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओशन करंट्स, जहां से आपको सीधे क्वेश्चन मिलता है। सीडीएसई में अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखें तो जो 66 क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशन करंट्स। तो आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को सिर्फ देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन ओशन करंट से पूछा गया है। जहाँ पे आपको जो डी ऑप्शन दिख जाएगा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड फाकलैंड करंट, सी आपको दिख जाएगा कैनरीज एंड बेंगुएला करंट, डी आपको सॉरी बी आपको दिख जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और ब्राजीलियन करंट, ए आपको दिख जाएगा क्यूरोसियो एंड कैलिफोर्निया करंट। तो इनमें से आपको पता करना है कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी वार्म ओशन करंट है। ठीक है, तो ये तो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। ये कुछ मेरे बारे में है, मैं डीएन मिश्रा हूँ, मैंने 7 बार लगातार सीडीएसई पास करा है। तो अभी ओशन करंट से कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हर साल लगभग ये क्वेश्चन तो आपको मिलता ही मिलता है, कभी कभी 2 भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे आपको इस मैप से आपने जो कुछ भी याद किया है वो बहुत ज्यादा काम नहीं आता। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जान लेंगे, और कॉन्सेप्ट जानने के बाद इसे याद करना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारी अर्थ जो है, इसको हमने एक पार्टिकुलर टाइम पे लिया है, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स भी आपके सिलेबस का पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी इस चैप्टर में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम इक्विनॉक्स का मतलब हो गया कि उस दिन पूरे अर्थ पे दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो इक्विनॉक्स का मतलब हो गया कि जो अर्थ है ना वो बिल्कुल इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होती है। ये इक्वेटर आपको लाइन दिख रही है ना, जो यहाँ जा रही है, ये बेसिक टर्म्स है, तो मैं आपको ये मान के समझा रहा हूँ। एग्जामिनेशन काफी पास में है, तो जो बेसिक टर्म्स है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सब आपको पता है पहले से। ये पोल है। तो इक्विनॉक्स के टाइम पे इक्वेटर पे सन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे सनरेज काफी इंटेंस होती है, बिल्कुल सीधी आती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सन रेज आ रही है, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक उसी तरीके से जब आप गर्मियों में देखते हैं जून मई जून के आसपास सन हमारे भी बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, हमारे बिल्कुल सीध में ऊपर होता है। तो उसका मतलब यह है ना कि तब हमारा जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर सूरज आ चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी क्या है, सन बिल्कुल सर के ऊपर है। ठीक है, ये पोल के साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सन रेज जा रही है वो तिरछी हैं। समझ में आ रहा है, तिरछी हैं। जैसे आपको शाम को अगर आप देखें जब सूरज लाल लाल दिखाई देता है, तो सनसेट के टाइम पे आपको जो सन की रेज हैं वो तिरछी आती हैं आपकी तरफ, और उसकी इंटेंसिटी जो हीट सन हमें ट्रांसफर करता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए आपको शाम को अगर आप धूप में भी रहें तो उतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगती। आपकी छाया जो होती है, आपकी परछाई जो होती है, वो काफी लंबी बनती है। तो जहां भी तिरछा सन रेज जाएंगे, तिरछी डायरेक्शन में, वहां पे ज्यादा एरिया को कवर करती है और वहां पे वो एनर्जी कम ट्रांसफर करती है। इसका मतलब उस एरिया को कम गर्म करती है। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपको एक लॉजिक देगा, आपको एक एक रीजन देगा कि क्यों ओशन करंट्स जो इक्वेटर से जाते हैं वो गर्म होते हैं और जो पोल साइड से आते हैं वो ठंडे होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि यहाँ पे क्या होता है, जब इक्वेटर के पास आप देखेंगे पानी क्या होता है, गर्म होता है और फैल जाता है। ठीक है, पानी जैसे ही एक्सपैंड करता है उसकी हाइट इक्वेटर पे 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है कंपेयर टू मिड लैटिट्यूड्स। ये जो लैटिट्यूड्स है ना बीच में, मतलब पोल की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ इक्वेटर और पोल के बीच में जो मिड लैटिट्यूड्स हैं वहां उनकी तुलना में 8 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाता है। और जब पानी यहाँ पे ऊपर उठेगा तो जाहिर तौर पे जहां पे ढलान है इधर इस तरफ मूव करेगा, यहां से इधर मूव करेगा। क्लियर। अब जो पोल साइड है, एक्चुअल में अगर आप फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि वाटर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा कब होता है, सॉरी वाटर का वॉल्यूम सबसे कम कब होता है, मतलब मिनिमम कब होता है। वो एक्चुअल में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अगर ठंडा होता है तो भी एक्सपेंड करता है, अगर गर्म होता है तो भी एक्सपेंड करता है। तो आपको बस यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेटर से धाराएं ऊपर की तरफ जाती हैं, पोल की तरफ जाती हैं, ऊपर या नीचे दोनों तरफ पोल है, पोल की तरफ जाती हैं वो गर्म होती हैं। जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं वो क्या होती हैं, ठंडी होती हैं।
अब ये इतना स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है। अब होता ये है कि जब धाराएं इक्वेटर की तरफ आती हैं तो एक और फोर्स वहां पे काम करना शुरू करता है, उसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स के कारण जो ये धाराएं हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं। अब कोरियोलिस फोर्स को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स जानना होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि बस अगर मूव कर रही है, तो अगर आप चलते हुए बस से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन में दौड़ना पड़ता है। सपोज ये बस है, अगर आप यहाँ से ये मूव कर रही है और आप इधर से सीधे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इसके डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा अगर बस इधर जा रही है तो, ठीक है। तो ये न्यूटन का जो भी लॉ है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो अर्थ है ना हमारी रोटेट करती है। तो ये सपोज पोल वाला रीजन है यहाँ पे, ठीक है। नीचे एक और पोल है और ये इक्वेटर वाला रीजन है। इक्वेटर पे बड़ा सर्कल है, तो दोनों सर्कल अगर कोई आप यहाँ पे एक सामान रख दे ना, कोई भी छोटा सा वस्तु रख दे, तो वो एक चक्कर पूरे एक दिन में लगाएगा। एक दिन मतलब एक दिन और रात में, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप कोई पार्टिकल रख दें तो वो भी एक चक्कर पूरे एक दिन और रात में लगाएगा। तो इसका मतलब है जब ये एक चक्कर इनके लगाने का टाइम एक है, जबकि ये सर्कल बड़ा है, तो जो भी बॉडी यहाँ पे है इक्वेटर पे है वो तेज घूमेगी कंपेयर टू पोल। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम पोल की तरफ घूमेंगे ना, पोल की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से, तो आपकी स्पीड क्या होती है ना, कम होती जाती है, ठीक है। मतलब जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, जो अर्थ हमारी रोटेट कर रही है उसके हिसाब से आपकी स्पीड धीरे धीरे पोल की तरफ कम हो जाती है। अगर आप सीधे पोल पे जाके खड़े हो जाए बिल्कुल एग्जैक्टली पोल पे, तो क्या होगा, आप सिर्फ अपने जगह पे एक राउंड घूम जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पे देखें, ये जो अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन है ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आप इसको चाहे तो आप अपने इंडिया को भी लेके विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है। लेकिन अगर आप ये मैप को दिमाग में रखेंगे कि कैसे अर्थ रोटेट करती है तो आपको आसानी होगी। अब जो भी करंट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी वो अपने इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, अब ये कम स्पीड वाले रीजन में जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ से ये नीचे भी जाती है तो क्या होगा, ये अपने इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। अब डायरेक्शन आप बताएंगे, ठीक है ना। अभी हम आगे के स्लाइड में इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हमने डायरेक्शन यहाँ पे लिख दिए, सपोज ये नॉर्थ ईस्ट, क्लियर, क्योंकि ये है ईस्ट। ये डायरेक्शंस मैं मान रहा हूँ आपको आता होगा, क्योंकि आप एक ऐसे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं जहाँ पे आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा ये पक्का जानता होगा, ठीक है। ये क्या है, वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट, क्लियर। तो आप देखेंगे जो भी धाराएं पोल की तरफ से आ रही हैं, एक्चुअल में यहाँ पे दिखाया गया आपको पोल की तरफ आ रही हैं, तो ये जिस तरफ अर्थ रोटेट कर रही है ना उसके अगेंस्ट में मूव कर जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ से आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसे रीजन से आ रही है जहां पे क्या है, जो जो अर्थ अपनी रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे जो सर्कल है वो काफी स्लो रोटेट कर रही है। तो ये अब यहाँ से उस रीजन में आ रही है जहां पे स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे हैं वो तेजी से रोटेट कर रहे हैं, तो ये उनके अगेंस्ट टर्न हो जाएगी, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि अपनी अर्थ ऐसे रोटेट होती है और जो पोल से आएगा वो इसके अगेंस्ट में रोटेट होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से अगर पोल से हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो इसके अगेंस्ट में हम ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको दिशा याद रखना है, अगर साउथ पोल से जा रहे हैं तो किस तरफ आप डिफ्लेक्ट होते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अगर आप नॉर्थ पोल से आ रहे हैं तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये आपको एक बार विजुअलाइज करना है। अगर आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ गया तो कोई बात नहीं, आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं हो पाया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको रट सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप एक काम और करेंगे कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद पिछले साल के क्वेश्चन जरूर देख लेंगे, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये पिक्चर लिया सीधे एटलस से, जहाँ से मतलब कुछ करंट्स जो हमने गूगल से लिया है उसमें सारे नाम नहीं दिए हुए, तो उसके कंफर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे ना आपको सिर्फ करंट्स जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ओशन भी जानना होगा कि कौन से ओशन में कौन सी करंट है। तो अगले स्लाइड में हम आपको ओशन के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देंगे, जिससे कि उसका पूरा स्केच आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें कहीं भी तो ये है इक्वेटर, ठीक है ना।
इक्वेटर के दोनों तरफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन ये है ना, हमेशा ये अगेंस्ट में ही जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब रोटेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट है। अब आप जो भी करंट्स यहाँ से देखेंगे इक्वेटर के पास से, क्योंकि इक्वेटर के पास तो टेम्परेचर काफी ज्यादा है, यहाँ से जो भी करंट पोल की तरफ जा रही है वो क्या है, वो वार्म ओशन करंट्स है, वो गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, हम एक एक ओशन को लेते हैं और उनके सारे नाम को पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां से शुरू करते हैं, ये गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गल्फ स्ट्रीम यहां से निकलती है, आगे बढ़ते हुए इसको हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, और आगे हम इसको नॉर्वेयन करंट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इस रीजन को मानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इस रीजन को मेल्ट करके रखती है। इसका लोकेशन जो यहाँ पे है ना, यहाँ पूरा बर्फ, ये आप देखें अगर, ये जो भी जगह है ये सब बर्फ से ढके हुए होते हैं, ठीक है ना। ये पूरा जो आपको वाटर मास दिखाई दे रहा है ये बर्फ होता है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है ना, ये पूरे इस रीजन को मेल्ट करके रखती है और ये नेविगेबल रहता है, मतलब यहाँ पे आपकी शिप वगैरह जा सकती हैं। और जो ये साइबेरिया रीजन, इसको इस रीजन को साइबेरिया रीजन बोलते हैं, और ये जो पोर्ट्स है ना यहाँ पे, ये थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहते हैं, किसके कारण, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। तो ये आपसे एक स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये पढ़ते हैं कैनरीज करंट। ये कैनरीज करंट पढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, आपको एटलस खोलना है। एटलस खोल के आपको ये पता करना है कि जो कैनरीज द्वीप है वो किसकी टेरिटरी है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा थोड़ा अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको कैनरीज करंट कभी भूलेगा नहीं, अगर आपने एक बार उस आइलैंड को देख लिया। क्लियर। अब ग्रीनलैंड करंट, ये जो आइलैंड है इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सा आइलैंड है, ठीक है, ताकि ये जो करंट है आपको कभी ना भूले, ठीक है ना। ऊपर से आती है तो क्या, ये कोल्ड करंट है। कैनरीज करंट ऊपर से आती है पोल की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ आती है तो क्या, ये क्या, कोल्ड करंट है। यहाँ पे आप लाब्राडोर, एक हम आजकल कुछ शौकीन लोग कुत्ते भी पालते हैं ना, तो वहां पे आप ब्रीड देख सकते हैं, लाब्रा, ठीक है ना। तो ये करंट पोल से किस तरफ आती है, इक्वेटर की तरफ, तो क्या ये कोल्ड करंट है। और आपको जितनी भी यहाँ पे इस कलर में करंट्स दिखाई दे रही हैं वो क्या है, कोल्ड करंट है। बट आप उस उनके डायरेक्शन को भी देख के समझ सकते हैं अगर कलर से आपको समझ में ना आए तो, ठीक है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्री है, आप उसको भी लोकेट कर लेंगे, बहुत लोगों को पता होगा, इसका नाम ब्राजील है, ठीक है। इसके नाम पे हमने इसको रख दिया ब्राजील करंट, जो कि अभी आपके पिछले क्वेश्चन में पूछा भी गया था, ठीक है। ये करंट का नाम यहाँ पे नहीं दिया भाई, ये करंट, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं पीछे, इस मैप में आपको बताया गया है ये है फाकलैंड करंट, ठीक है। यहाँ पे भी एक छोटा सा द्वीप है, ये फाकलैंड है, लेकिन इन देशों की टेरिटरी नहीं है, ये किसी और देश की टेरिटरी है। तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि फाकलैंड करंट एक आइलैंड वहां पे है जिसका नाम फाकलैंड है, वो किसकी टेरिटरी आप लिखेंगे। और ये जो करंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पोल से कहाँ जा रहा है, ये पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, ये कोल्ड ओशन करंट होगा, ठीक है। अब ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और ईस्ट विंड ड्रिफ्ट वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये कोल्ड ओशन करंट्स हैं और किसी पार्टिकुलर टेरिटरी में हम इनको नहीं बोल सकते, क्योंकि आप यहां से यहां तक इनके डायरेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम सीधे बात करते हैं पैसिफिक ओशन की, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैलिफोर्निया करंट, तो यहाँ पे एक पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, आप इसको भी लोकेट करेंगे और इसका नाम पता करेंगे कि ये कौन सा पेनिनसुला है। यूएसए के जस्ट नीचे और मैक्सिको के बगल में, ठीक है। ये पोल से कहाँ आ रहा है, पोल से अपने इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो क्या ये कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरू करंट, ठीक है। ये जो अल नीनो इफेक्ट होता है उसके मैकेनिज्म में हमको इसको पढ़ने को मिलता है कि इसका कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे यहाँ के मानसून पर। वो अलग लेक्चर होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा तो। पेरू करंट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि जानना जरूरी है, क्योंकि अगर नाम बदल देगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसको बोलते हैं हम्बोल्ट करंट, ठीक है ना, हम्बोल्ट करंट। अब आते हैं हम इधर पैसिफिक ओशन जो हमने पढ़ा, उसका एक और पार्ट हम जो नक्शे के इस तरफ देख रहे हैं जहां पे हमने कैलिफोर्निया करंट पढ़ा,
वो भी पैसिफिक ओशन में है, और ये भी यहाँ पे जो आप जापान देख रहे हैं ये इस टेरिटरी को, ये भी पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है, क्योंकि हमने मैप को क्या करा है, एक पेज पे लाया है, जबकि ये क्या है, गोल है, ठीक है ना। तो ये हम देख रहे हैं ओयासियो करंट। ओयासियो करंट पोल से कहाँ जा रही है, इक्वेटर की तरफ, तो क्या है, ये कोल्ड ओशन करंट है। और ये क्या है, क्यूरोसियो करंट। क्यूरोसियो करंट ये वार्म ओशन करंट है, ठीक है ना। उसके बाद ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ओशन करंट। अब एक बार इसको देख लें, कहां से जा रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ, क्या ये वार्म ओशन करंट, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में आप देख लें वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्या ये कोल्ड ओशन करंट्स हैं। ये यहाँ पे हमने ये पढ़ना भूल, शायद मिस हो गया हमसे, ये बेंगुएला करंट है, जो कि साउथ अफ्रीका जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके पास से निकलती है। यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। अभी इंडियन ओशन में हमने बात कर लिया कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट से टच करता हुआ निकलता है, और ये पोल से इक्वेटर की तरफ आता है, इसलिए ये कोल्ड ओशन करंट है। और गुलास करंट, यहाँ पे एक कंट्री है मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक, इसको मोजाम्बिक करंट भी बोलते हैं। और ये अगुलास करंट क्या है, इक्वेटर से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है पोल की तरफ, तो क्या है, ये वार्म ओशन करंट है। यहाँ पे एक कंट्री है सोमालिया, न्यूज में रहता है, क्योंकि यहाँ से जो पायरेट्स हैं वो लोगों के शिप वगैरह को लूट लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रूट है जहां से बड़ी संख्या में शिप पास करती हैं, ठीक है ना। तो जो सोमालियन करंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या है, इक्वेटर से भी, ये इक्वेटर आपका यहाँ से दूर जा रहा है, तो क्या ये पोल की तरफ जा रहा है। एक्चुअली में पोल की तरफ जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो लैंड लॉक्ड है इधर, तो यहाँ से ये पोल की तरफ जा रहा है, क्या ये वार्म ओशन करंट। अब हमने मोटे तौर पे ओशन करंट्स को पढ़ लिया। अब आपको जितने कोल्ड करंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पेरू करंट हो गया, यहाँ पे बेंगुएला करंट हो गया, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो गया, यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट हो गया। इन कोल्ड करंट्स की वजह से कुछ जगह पे मरुस्थल बनते हैं, क्योंकि ये वहां पे बारिश की संभावनाओं को कम कर देती है। इनमें मॉइस्चर कंटेंट काफी कम होता है, तो इसको हम अगले लेक्चर में मैप पे देखेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन से मरुस्थल मतलब डेजर्ट बनाए गए हैं, ठीक है ना। अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये ओशन आपको एक बार इस पिक्चर में देख लेना है कि ओशन कहाँ कहाँ है, ताकि आपसे ये पूछा जाएगा ना कि नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन में, या फिर जो अटलांटिक ओशन का नॉर्दर्न साइड है उसके वेस्टर्न ये डायरेक्शन में कौन कौन से करंट बहती हैं। तो आपको मैप पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इसको सिर्फ रट्टा मार लेते हैं तो वहां से शायद आपका काम ना बने, क्योंकि यूपीएससी आपके 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 उस कैपेबिलिटी को नहीं चेक करना चाहती जहां पे आप चीजों को रट लें। आप चीजों को अगर समझते हैं तो यूपीएससी में काफी आसानी से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। कई बार तो क्वेश्चन अगर आपको ना भी पता हो तो आप उनके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये जो वाटर करंट्स है ना, वाटर करंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट का भी काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट किस चीज का, न्यूट्रिएंट्स जो कि मछलियों के लिए काफी अच्छा होता है। तो प्लैंकटॉन्स जो पाए जाते हैं वो मछलियों के लिए काफी अच्छे भोजन होते हैं, और ये ऐसे जगह पे ज्यादा मिलते हैं जहां पे दो करंट्स, एक वार्म और एक कोल्ड करंट, एक गर्म और एक ठंडी जलधारा मिलती है। तो ये जगह जहां पे हम अभी सर्कल बना रहे हैं, ये इसको हम न्यू फाउंडलैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लाब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम दोनों आके मिलते हैं, और यहाँ पे मछलियों के लिए बड़ा ही फेवरेबल कंडीशन तैयार होता है, और ये दुनिया के बड़े मत्स्य क्षेत्रों में से है, ठीक है ना। यहाँ पे मछलियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती हैं। लाब्राडोर करंट के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि जो आप जिस शिप को जानते हैं जो कि डूब गई थी, टाइटेनिक, उस पर मूवी भी बनी हुई है। तो लाब्राडोर करंट ये कोल्ड करंट है। तो उस समय इसने क्या किया था, उसने इस रीजन को इतना ज्यादा ठंडा कर दिया था कि यहाँ पे ये बर्फ जम चुका था, पूरा बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े थे, जिसमें जाके शिप यहाँ से जब जा रही थी तो टकरा गई, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये इधर आके इस पूरे रीजन को मेल्ट करके रखती है, और ये पूरे थ्रू आउट द ईयर नेविगेबल रहता है, शिप आसानी से इधर आ सकती है। जैसे मैंने बताया, दो वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्यूरोसियो और ओयासियो आप देख सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे क्या बनता है, एक ऐसा रीजन बनता है जहाँ पे मछलियाँ काफी ज्यादा पाई जाती हैं। जापान में सी फूड पे इनकी ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उन डेजर्ट्स की। ये थोड़ा सा नाम यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि ये जो मैंने पिक्चर लिया है इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये मोहावे है, इसको इन्होंने किसी ऐसे लैंग्वेज को लिया है जहाँ पे जे को एच पढ़ते हैं, जे को एच की तरह पढ़ते हैं। तो हम अगले लेक्चर में सीधे सीधे पढ़ेंगे डेजर्ट्स और उनके पीछे लॉजिक क्या होता है, क्यों वो डेजर्ट्स उत्पन्न हुए हैं। और जैसे आप देखेंगे ना कि मोस्ट ऑफ द जो डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, देखें ना, तो ये डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ये सारे वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे और काफी कम टाइम में उस लेक्चर को भी खत्म करेंगे और यहाँ से एग्जामिनेशन में सीधे तौर पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।